हाँ भाई, तो शुरू करें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे यार एनएससीजीएस एग्जाम के बारे में। जो बच्चे इस बार एनएससीजीएस देने वाले होंगे 2021 में, उनके लिए डिस्कस करेंगे एनएससीजीएस के, मतलब हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि एग्जाम को कैसे फोड़ सकते हैं सर। मतलब क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम को लेकर 2 साल में, तो हम इस एग्जाम के बारे में अच्छे से आपको गाइड करने वाले होंगे। बाकी भाई पायनियर पे आपको हर एक चीज मिल रहा है, ठीक है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आपको हर एक पूरा का पूरा कंटेंट ही यहाँ पे मिल रहा है। नोट्स पे अलग वर्क हमारा चल ही रहा है। हर दिन आपको डीपीपी होमवर्क मिल रहा है, राइट। जैसे आपका बोर्ड पास में आएगा, हम लोग डेली आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेंगे, सब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करो, ठीक है, अच्छे नंबर में, यानी कि उसको सब्जेक्टिव कितना अच्छे से लिख सकते हो। उसी सीरीज में यार हम लोग आज डिस्कस करने वाले होंगे एनएससीजीएस एग्जाम के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और मतलब बहुत तगड़ा एग्जाम है, राइट। मतलब 9th के बच्चे बेसिकली इसको देते हैं, 9th 10th वाले बच्चे। बहुत तगड़ा एग्जाम होता है और हर बच्चे को ये एग्जाम देना ही देना चाहिए अगर उस बच्चे को आगे जाके कुछ अच्छा बड़ा करना है, राइट। मुझे लगता है कि ये एग्जाम का अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में कि यार एनएससीजीएस एक ऐसा एग्जाम होता है जो बच्चे एक नेशनल लेवल पे एग्जाम को दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, एक एग्जाम होता है ना आईजेएसओ, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, तो उसी की ये फर्स्ट स्टेज होता है। मतलब वो बड़ा एग्जाम है, ये छोटा एग्जाम है, उसका छोटा एग्जाम है, एक्चुअली बहुत बड़ा एग्जाम ये भी है। उसकी ये फर्स्ट स्टेज होता है एनएससीजीएस, राइट। एनएससीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल साइंस एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आईजेएसओ, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। तो कराता कौन है, क्यों कराता इसको? तो कराता है आईएपीटी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, एक संस्था है, ठीक है, उन्हीं का एसोसिएशन है और वही लोग इस एग्जाम को कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। तो वहाँ पे काफी तगड़ा एग्जाम है यार। मतलब कि मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई होके आगे जाते हैं और उनका एक पता है, शायद पता भी होगा कि जो बच्चे एनएससीजीएस फोड़ते हैं, मतलब निकालते हैं एनएससीजीएस, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं आईटी जेई में वो पक्का निकाले होते हैं। मतलब वो ही जाके आगे जेई निकालते हैं और जेई अच्छे रैंक के साथ निकालते हैं। मतलब जो आपको दिखते हैं ना टॉप 5 में या टॉप 10 में आपको दिखता होगा, ऑल इंडिया रैंक दिखती है, वो सारे एनएससीजीएस वाले ही होते हैं। मैक्सिमम बच्चे एनएससीजीएस वाले होते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ना, मतलब एक चीज होता है ना, अर्ली स्टार्ट यार। मतलब कि इस एग्जाम के चक्कर में वो तगड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अर्ली स्टार्ट कहीं ना कहीं करते हैं अपने लाइफ में, और जब तुम अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपके पास मौका बढ़ जाता है, लाइक कि आपके पास अवेयरनेस बढ़ेगी, आप उस एग्जाम को समझ पाओगे, आपके अंदर कंपटीशन आएगा, तो आप अपने आप खींचे चले जाओगे उस एग्जाम की तरफ। और अब मतलब जेई और नीट आपके लिए हलवा हो जाता है बेसिकली। आपको सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा, आपको सोचना पड़ता है कॉलेज कौन सा लेना है, राइट। कौन सा कॉलेज ले लें यार, मतलब आईटी बॉम्बे ले लें या कोई और कॉलेज ले लें, तो बेसिकली आपके मन में ये हो जाता है उस टाइम। तो ये हो गया आईजेएसओ। हम लोग पूरा बोलते हैं इसको इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसके अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग स्टेजेस को लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। भाई हमारा जो पहला स्टेज है सर, उसका नाम है एनएससीजीएस, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाई आईएपीटी, मैंने बताया अभी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। और इसमें से 300 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, और वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं। उसमें से 300 बच्चे सिर्फ जाते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन, मतलब आईएनजेएसओ है, इंडियन जूनियर नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, आईएनजेएसओ, ठीक है। एंड इट विल ऑर्गेनाइज्ड बाई एचबीसीएससी, ठीक है, एक संस्था और है होम भाभा करके, वो इस एग्जाम को कराता है। तो 50 सेंटर्स होते हैं कंट्री में। और अच्छा, एक बार अभी क्या हुआ, यानी कि जब इस साल, यानी कि जो कोरोना के चक्कर में ना, इन दोनों स्टेजेस को मिक्स कर दिया गया था और एक अलग नाम से इस एग्जाम को बोला गया था, वो था आपका IOQJS, ठीक है। तो आपका इस एग्जाम को इस नाम से बोला गया था, क्योंकि पैंडेमिक में यार एक एग्जाम तो करा ही नहीं पा रहे, दो कैसे कराएंगे, उन्होंने दोनों को मिक्स कर लिया था। अब होपफुली कि नहीं होने वाला है आपका 2021 में ये एग्जाम नहीं होगा, एनएससीजीएस ही आपका होगा, क्योंकि एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और ये बच्चे फिर से अगले स्टेज के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओसीएससी बोलते हैं, यानी ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है।
तो यहाँ के बाद बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाई वही कराता है, HPCSC कराता है, ठीक है, 2-3 वीक्स के लिए। द कैंप इंक्लूड सेवरल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल चीजें वहां पे मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, मतलब आपका सिलेक्शन बेसिकली हो चुका होता है। देन हम लोग बोलते हैं इसको, इसका 4th स्टेज है, सॉरी बोलते हैं इसको डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी IGSO की 4th स्टेज होती है और मैक्स मतलब यहाँ पे बेसिकली 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है यहाँ पे, और उसके आगे वो मतलब कि या जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और मतलब काफी चीजें वहाँ पे रिसर्च करते हैं और मतलब प्रैक्टिकली चीजें उनको काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है उन चीजों को। तो वो चीजें तो आगे आपको होना मतलब कि वो एक बहुत ही डिटेल में होता है चीजें, ठीक है, राइट, ओके। तो हाँ ये हो गया। अब बेसिकली देखो यार, हमारा मतलब सर वो तो ठीक है सर कि एग्जाम IAPT कराता है और IGSO होता है, फिर NSCJS हो गया, INJSO हो गया, फिर OCSE हो गया, लेकिन सर क्यों, मतलब एक आता है ना कि यार क्यों कराना एग्जाम, ठीक है। तो एक तो वैसे बोर्ड का नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, मतलब स्कूल में प्रोग्राम मतलब स्कूल का अलग है, स्कूल का प्रैक्टिकल है, कॉपी लिखनी है, और आप अलग से बता रहे हैं कि NSCJS भी देख के आओ। तो सर उसका उद्देश्य क्या है, मेन मतलब क्यों देना है इस एग्जाम को। भाई देखो, वो भी 4 लोग चाहते हैं कि यार बच्चे छोटे एजेस में मतलब जितना तुम ओलंपियाड के लिए तुम जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग खुलता है। साइंस को तुम जो कॉपी में पढ़ते हो, जो बुक में पढ़ते हो, वो वाला एक्चुअली साइंस नहीं है। वो साइंस और मैथ्स एक अलग ही चीज है भाई, ठीक है। जब तुम उस बुक को जो बुक में लिखा हुआ है, जब तुम उसको फील करोगे, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, बायोलॉजी को एक प्रैक्टिकली जब करना स्टार्ट करोगे, तो अब उस चीज को आप ना भूल जाओगे जो स्कूल में पढ़ते हो। आपके अंदर फीलिंग आएगी उस सब्जेक्ट के लिए, आप केमिस्ट्री सीखोगे, राइट, प्रैक्टिकल करोगे, आप फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल करोगे, बायोलॉजी आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, ठीक है। तो मेन उद्देश्य ये होता है यानी कि टू स्टिमुलेट द एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द नेचुरल साइंसेस, ठीक है, यानी कि साइंस में आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, वो इस एग्जाम का उद्देश्य होता है। सेकंड, टू प्रमोट देयर इंक्रीजेस, ठीक है, कैरियर एज साइंटिस्ट, यानी कि मैक्सिमम बच्चे अलग अलग कैटेगरी में मुड़ जाते हैं यार, सबको मतलब जेई चाहिए होता है, नीट चाहिए होता है, ठीक है, या कोई अलग एग्जाम देना होता है उनको। तो कहीं ना कहीं यार साइंटिस्ट में एक मतलब जो कैरियर है साइंटिस्ट का, उससे वो इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, राइट, टू इनहेंस एंड डेवलप इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट इन द नेचुरल साइंसेस। अब भाई मैंने बोला ना कि बहुत सारे जगह के बच्चे आएंगे आपको और अलग अलग सेमिनार्स होंगे, ठीक है, आप दूर दूर तक जाओगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अपने घर वालों को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज तो आप में एक मतलब आपका कुछ कांटेक्ट बन जाएगा, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हो, कहीं पे जाते हो, किसी से बातें करते हो, और उस लेवल पे तो आपका बहुत बेनिफिट है। तो इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंडशिप विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, एग्जैक्टली। आप कितने, अब भाई मान लो कि कोई बच्चा यहाँ लखनऊ से सिलेक्शन हो गया, उसका दिल्ली से हुआ है, बॉम्बे से हुआ है, ठीक है, अलग अलग जगह के बच्चे हो गए, तो अब वो सब बच्चे मिलते हैं तो उनके एक अपना एक अलग फ्रेंडशिप बनता है, यानी जो तुम्हारी कम्युनिटी होगी वो बहुत ही मतलब नॉलेज वाली मतलब लोग होंगे, तो बेसिकली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा उसमें, तो एक अच्छी चीज है। टू ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द सिलेबस एंड एजुकेशनल ट्रेंड्स इन द साइंस एजुकेशन विद इन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, राइट, जितने कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उस कंट्री में घूमने का। और घूमना नहीं मतलब आपको सीखना मिलता है यार, घूमना नहीं बोल सकते, बट हाँ घूमना भी बोल सकते हैं, बच्चे तो घूमते ही रहते। तो मैंने बताया ना 5 स्टेज हैं इसकी, ठीक है। आपका हो गया NSCJS, जिसका एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, INJSO हो गया, OCSE हो गया, PDT हो गया, यानी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होता है वहां पे, एंड IGSO। तो बेसिकली यार यहाँ के बाद ना आपका सिलेक्शन हो गया होता है, यहाँ के बाद यानी कि 1 2 3 यहाँ के बाद आपका सिलेक्शन हो गया होता है, आप खुद कर जाते हो उसके बाद, मतलब बेसिकली 6 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो ही जाते हैं, राइट, ओके। तो सर इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है भाई? इसका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है अगस्त के महीने में, ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद इसका न्यूज आ जाता है, यानी कि न्यूज नहीं मतलब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ठीक है, IAPT की वेबसाइट होती है। तो ये लोग अगस्त के महीने में इसको रिलीज कर देते हैं, या जुलाई या अगस्त के महीने में ये आपका फॉर्म रिलीज हो जाता है। पर एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यही है, हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। आप यहां से जाके, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो नियर बाई। अच्छा हाँ बेटा, ये जो होते ना, ये आपका जहाँ पे आप रहते हो घर पे, मतलब कि जहाँ जिस सिटी में आप रहते हो
उसी सिटी के आसपास ये बेसिकली यार वायर फंस रहा है जहां मैं खड़ा हूं, सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, सभी ठीक है। तो वहां पे आसपास में जो स्कूल होते हैं ना, वही आपका सेंटर भी बनता है, बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम होता है यार। तो हाँ, मतलब अच्छे से लिखना होता है आपको, सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इस बार सब्जेक्टिव हुए थे ऑप्शन, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बच्चे बहुत डर गए थे, बट हाँ मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा किया हुआ, ठीक है। तो ये पोर्टल पे आपको ये सब दिख जाएगा जब एग्जाम का फॉर्म आने वाला होगा, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी ये है भाई कि जो बच्चे अभी पैदा हुए होंगे, मतलब अभी नहीं यार, मतलब जो बच्चे डेट ऑफ बर्थ होगा, सॉरी, जो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा 1 जनवरी 2007 से लेके 31 दिसंबर 2008, अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करती है तो तुम एलिजिबल हो एनएससी जेएस के लिए। कब? 2021 के लिए, इस साल की एनएससी जेएस के लिए तुम एलिजिबल हो। कैंडिडेट मस्ट स्टूडिंग इन द क्लास 10th या उससे लोअर, यानी कि वो बच्चा 10th में या 9th में एग्जाम दे सकता है। तो क्योंकि यार तुम्हारी जो एज होती है ना, इसी के बीच में होती हुई है, जो तुम्हारी एज है ये वाली एज, अगर तुम इसे इस तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ यही होगी तो या तुम 9th में होगे या तुम 10th में होगे। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आप 9th में होंगे, 10th में नहीं होंगे। अब किसी किस्मत होती बच्चा दोनों, अगर किसी की किस्मत अच्छी होती है बच्चा दोनों साल एग्जाम देता है, इसमें 9th में देता है और 10th में देता है, मैक्सिमम बच्चों ने दिया हुआ है। ओके, बाकी ये तो जानते ही यार कि कैंडिडेट्स इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छा। सेकंड हो गया यार कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी इनरोल्ड इन एनएससी ए, एनएससी पी, एनएससी सी, एनएससी बी। अब सर ये सब क्या है? बड़े बड़े नाम सर क्या है भाई? ये एग्जाम होते हैं ना, ये आपका जूनियर साइंस है और ये आपका सीनियर साइंस होता है बेसिकली। ये आपका एनएससी ए, एनएससी बी, ठीक है, एनएससी सी, एनएससी बी, ये भी आईएपीटी ही कराती है, ठीक है, ये भी एग्जाम कराती है। लेकिन ये बच्चे 11th वाले बच्चे देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये तगड़ा एग्जाम होता है, उससे भी तगड़ा होता है एग्जाम, बेसिकली ये हो गया। अब इसमें और भी चीजें हैं सर, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कहां से करें और कैसे अच्छे से करें सर, ठीक है, हमारा ये हो गया। ओके चलो। हाँ, अब भाई देखो सिलेबस क्या होता है सर। तो बेटा सिलेबस एनएससी जेएस का सिलेबस इक्वल नहीं है, मतलब कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं होता है। अब आपको ना 9-10 का एडवांस पढ़ना पड़ता है, जो आप 9-10 की बुक है उसी बुक को आप एडवांस पढ़ते हो। हाँ, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया इस एग्जाम को लेके, क्योंकि मेरा मतलब 2 साल का मतलब काफी ज्यादा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने एनएससी जेएस वाले बच्चों को ही पढ़ाया है केमिस्ट्री, और जो मेरे ग्रुप के टीचर्स है वो भी सिर्फ एनएससी जेएस के लिए गाइड कर रहे हैं। तो मैंने इस एग्जाम को बहुत ही मतलब पास से देखा यार, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है ना कि यार प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें आपके यहाँ ज्यादा आती हैं। खासकर मैं अगर बात करता हूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री में अगर आप देखते हो तो केमिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं। एक आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब 8th वाला बच्चा 9th वाला बच्चा नहीं जानता होगा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत सुना होगा। आपका सेकंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। और थर्ड आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 टाइप का आपका केमिस्ट्री होता है। तो बेसिकली भाई ऑर्गेनिक से सिंपल, मतलब ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस आपके यहाँ एनएससीजीएस में नहीं बनते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही डरते हैं कि सर एनएससीजीएस में तो ऑर्गेनिक आता होगा, मतलब ऑर्गेनिक आता होगा, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ पाएंगे। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आपके यहाँ नहीं बनते हैं, बनते भी हैं तो बहुत थोड़े मोड़े बनते हैं, जो IUPAC पे या आपका बनता है कुछ केमिकल्स जो उसके टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स के टेस्ट होते हैं, या बनता है आपका आइसोमेरिज्म पे बनता है, राइट, या आपका आइसोमेरिज्म पे बनता है, या कुछ टॉपिक्स और है जो हम लोग एक्स्ट्रा कराते हैं फॉर एनएससीजीएस के लिए, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने लिखा हुआ ऑर्गेनिक हो गया आपका, और ये आपका IUPAC और टेस्ट और कुछ आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चंस ये आपके यहाँ पे बेसिकली बनते हैं, राइट। इनऑर्गेनिक में आपका बहुत कम क्वेश्चन बनता है यार। अगर हम लोग बात करें तो टाइट्रेशन आता है, ठीक है, टाइट्रेशन जो पार्ट ऊपर वाले का ही है, मानते हैं हम लोग फिजिकल का पार्ट है। टाइट्रेशन हो गया आपका, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ठीक है, सॉल्ट का एनालिसिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एनएससीजीएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलूँ, सॉल्ट एनालिसिस। एंड आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मैंने दोनों जो होंगे वहां पे आते हैं। देन आपका फिजिकल में तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोल वगैरह तो भैया भर भर के आते हैं, पूरा मोल ही आता है। मोल हो गया, बॉन्डिंग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो बॉन्डिंग करना चाहिए, ठीक है, बॉन्डिंग हो गया।
तो बेसिकली यार 9-10th का ही एडवांस आपको पोर्शन है, यानी कि 11-12th के कुछ ही चैप्टर्स हैं। अब मान लो कि 12th का यार आपको आता है काइनेटिक्स, ठीक है, आपके यहाँ आता है 12th का काइनेटिक्स, खासकर केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी सेम हाल है, ठीक है, आता है। तो ये हो गया। बायो में सेम हाल है, ठीक है। बाकी मैथ्स में अगर बच्चा कोई पढ़ रहा होगा 9-10th का एडवांस फॉर्म, तो उसके लिए मैथ्स तो ठीक ठाक होता है। मतलब अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स आपको 9-10th का एडवांस आना चाहिए, आप निकाल सकते हो एग्जाम को, ठीक है। कोई टफ नहीं है एग्जाम में, मतलब आसान एग्जाम है। एग्जाम आसान नहीं एक्चुअली, आप अगर अच्छे टीचर के संपर्क में हो, जो टीचर इस एग्जाम के बारे में अच्छा सा नॉलेज जानता है, ठीक है। अब बेसिकली नॉलेज डिपेंड करता है ना, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है यार। मतलब अब पढ़ने का तो केमिस्ट्री पढ़ोगे 2 साल आपको लग जाएगा, आपको पढ़ना है इसको 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। तो एक टीचर ही आपको इस एग्जाम के बारे में अच्छे से गाइड कर सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि कुछ भी तो नहीं पढ़ना भाई, एक फिक्स चीजें ही पढ़नी है, और वो आपको वो टीचर ही करा सकता है, राइट। सर और भी क्या चीजें हैं वो भी डिस्कस करिए भाई। और जो चीजें हैं इस एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करते भी हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस वगैरह, ठीक है। हमने सिलेबस वगैरह डिस्कस किया, कैसे आपको एग्जाम को फोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन सर बनते हैं। तो भाई ये है आपका 2019 का है, ठीक है। 2019 में होता क्या था, 80 क्वेश्चंस होते थे, मल्टीपल चॉइस होते थे, और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता था। बेटा ये सिर्फ एनएससी जेएस के लिए है, उसमें से -1 माइनस मार्किंग होती थी आपकी, और आपका 2 घंटे का पेपर होता था, ठीक है, 80 क्वेश्चन में। तो 20 केमिस्ट्री के, 20 आपके बायोलॉजी के, 20 फिजिक्स के, 20 मैथ्स के, 83 से कितना होगा 240 का आपका ये पेपर होता था। फिर हुआ क्या, 2020 में जब ये एग्जाम हुआ, ये 19 का पैटर्न है, ठीक है। जब ये एग्जाम हुआ 2020 में, तो अनाउंस किया गया कोरोना के पहले, या कोरोना चल रहा तभी अनाउंस किया गया कि ये एग्जाम कुछ इस तरीके से होने वाला है। उन्होंने बोला कि ये एग्जाम कुछ ऐसे होगा। उन्होंने बोला कि अब 80 नहीं होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस आपके होने वाले होंगे 2022 के लिए, सॉरी 2020 के लिए। यानी कितने होंगे आपके, सिर्फ आपके 60 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स की, और क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी। तो 15 लोगों ने बोला कि यार 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, 15 बायोलॉजी में, और 15 आपका फिजिक्स में, मैथ्स में, कितना हो गया 180 हो गया। फिर उन्होंने ये बोला कि 10 मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि सिंगल चॉइस तो होता ही था, अब मल्टीपल चॉइस भी ऐड कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन विद 1 और मोर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, और वो 6 नंबर के हो गए भाई। तो फायदा भी तो है यार, मतलब अगर ए है, बी है, सी के, ठीक है, सी है, डी है, ए बी सी डी में से, मतलब बेटा ए भी हो सकता है, ए बी सी डी दोनों, मतलब चारों हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस ये होता है, आपको पूरा क्लिक करना पड़ता है। मतलब हो सकता है कि आपका ए बी दोनों सही हो, या ए बी सी डी सही हो, या ए सी डी सही हो, ऐसा सही होता है। एक आप सही करते बेटा आपको कोई नंबर नहीं मिलता है, आपको पूरा सही करना पड़ता है। ये कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, तो 60 नंबर आपका ये हो जाता है। तो 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240 हो गया। तो 240 का तो यार लास्ट ईयर भी था सर ना, तो ये आपका हो गया। बट ऐसा एग्जाम हो नहीं पाया ड्यू टू पैंडेमिक और कोरोना के चक्कर में। ये एग्जाम ऐसा होना था बट हो नहीं पाया। तो हुआ क्या, एग्जाम आप लोग जानते हो IOQJS हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को मिक्स किया गया, और उस एग्जाम को बोला गया कि IOQJS, और उसका एक अलग ही 2 पेपर करवाया गया था, पेपर बुक, ठीक है, अलग अलग कहानी उस पेपर की। बाद में मैक्सिमम बच्चों ने पेपर खराब भी कर दिया था यार, बताऊंगा उसका बाद में, ठीक है, कुछ बताऊंगा बाद में कैसे क्यों कर दिया उन लोगों ने पेपर खराब। तो ये हो गया आपका। तो ये देखो भाई, तो ये सब चीजें बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि नोटिफिकेशन कब आता है आपका, अगस्त में आएगा, ठीक है, अगस्त या आपका अगस्त या सितंबर में आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का। कहाँ होगा, IAPT पे। IAPT आप चेक करते रहोगे तो आपको वहां पे अगस्त के महीने में मिलता है इस पे नोटिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन डेट आपका उसी टाइम पे आता है, आप करते हो, अपना नोटिफिकेशन करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इवन इसकी जो फीस होती है 140 रुपीज लगभग होती है, बहुत कम है, ठीक है। तब हम लोग खा पी लेते हैं यार 10 दिन में या 1 महीने में। एलिजिबिलिटी मैंने बताया जिसको देना होगा इस साल में, ठीक है, जिसको इस साल में देना होगा भैया, तो वो जनवरी, यानी 1 जनवरी 2007 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में अगर वो पैदा हुआ होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो एग्जाम को देने वाला होगा। बाकी पेमेंट की डेट वगैरह आपको लिखी होती है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। एग्जाम जो होता है, एग्जाम का डेट आपको मोस्ट प्रोबेबली हर साल होता था नवंबर में,
लेकिन इस बार थोड़ा सा आपका चेंज हुआ था, तो वो तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। देन ड्यूरेशन मैंने बताया ना 2 घंटे का पेपर होता है आपका, इस बार 3 घंटे का हुआ था। टोटल क्वेश्चंस तो अभी ये जब रिलीज करेंगे नया तो बताएंगे आपको, फिर से नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल मार्क्स मैंने बताया 240 का होता है, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली। तो देखो भाई तैयारी कैसे करनी है इसको, मैंने बोला भाई एक तो एग्जाम के बारे में हो गया, आप एग्जाम को अच्छे समझ चुके हो, सर तैयारी कैसे करनी है पहले ये बताइए, क्योंकि सर एग्जाम तो बढ़िया है, तब सर मजा आ गया एग्जाम के बारे में सुन के कि आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप 6 बच्चों में से एक हो। तो सोचो कि यार कितनी बड़ी आपका मतलब इतना बड़ा एग्जाम है, तगड़ा एग्जाम है। तो सर ये आपका एग्जाम हो गया, लेकिन एग्जाम की तैयारी सर कैसे करेंगे? भाई देखो ये एग्जाम ऐसा है ना कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर ही करा सकता है, मतलब आपको जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टीचर हो, फिक्स टीचर हो केमिस्ट्री का, फिक्स टीचर हो बायोलॉजी का, फिक्स मैथ्स का हो, और फिक्स ही टीचर आपका फिजिक्स का हो, वही इस एग्जाम को करा सकता है जिसके पास एनएससी जीएस एग्जाम का नॉलेज है, उस एग्जाम के पेपर्स का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का उसको अच्छे से नॉलेज हो। उससे नहीं करना कि यार कोई भी आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स हिंदी इंग्लिश साइंस सब पढ़ा रहा है वही, तो वो टीचर एग्जाम के बारे में जानता ही नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। ये तगड़ा एग्जाम होता है, तो इसमें आपको डिटेल में चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया। अब देखो भाई कुछ चीजें मान के चलो यार कि कोई बच्चा इस साल में, ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। मान के चलो यार कि कोई बच्चा अभी इसी साल में वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एनएससी जीएस की तैयारी कर रहा है। अब कुछ चीजें आप सिंपल समझो भाई, सपोज करो तुम इस बार एनएससी जीएस देने वाले हो, राइट, तुम एनएससी जीएस 2021 का पेपर देने वाले। तो पहले चीज भाई डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, आप लोग क्या करते हो मैंने देखा हुआ है, आप जाते हो देखते हो टॉपर्स को, जेई के टॉपर्स को देखते हो जो हर साल जेई को टॉप करते हैं, ठीक है। तो जेई में मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जो मतलब टॉप, अगर हम लोग बात करते हैं टॉप AIR की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका 200 होता है, तो उसमें बेटा मैक्सिमम बच्चे कैसे होते हैं, फाउंडेशन वाले होते हैं। कौन से होते हैं? फाउंडेशन वाले बच्चे, ये होते हैं फाउंडेशन। सर फाउंडेशन क्या होता है कि जो बच्चे बहुत अर्ली स्टेज में यानी कि जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जेई का या नीट का, उनको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वाले। तो टॉप 200 में वही बच्चे होते हैं। तो उनका जब रिजल्ट आता है यार, तो एक चीज कॉमन रहता है ना कि ये लोग एनएससी जेएस PRMO NTSC, मतलब कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है जिसमें ये 4 के आए नहीं होते। तो हर बच्चा समझता है कि हम वो टॉपर बन सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल वो है क्यों नहीं। तो हर बच्चा सारे एग्जाम की तैयारी एक टाइम पे करना स्टार्ट कर देता है, यानी एनएससी जीएस एक साथ में, NTSC भी साथ में, PRMO भी साथ में लगा रहता है, KVY भी निकालना उसको, जेई नीट भी निकालना उसको, ठीक है, जेई या उसको नीट भी निकालना है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है इस बार ये चीज का। अब भाई देखो यार डिफरेंस है, जैसे मान बताऊं तुमको, एक चीज बताऊं, हुआ क्या था कि अब लोग ऐसे ही गाइड करते हैं आपको बहुत ही बेकार तरीके से। जैसे बताऊं आपको मैं, तो हुआ क्या कि इस बार एग्जाम हुआ एनएससी जेएस का, और एग्जाम हो रहा था कुछ ऐसे कि आपका एग्जाम था, अब बताऊं मैं कि 9th के बच्चे ही, ठीक है, 9th के बच्चे ही IOQJS, ठीक है, और IOQM साथ में प्रिपेयर कर रहे थे भाई ये एक ऐसा मैथ्स होता है, यानी कि PRMO का मैथ्स थोड़ा सा अलग मैथ्स होता है, मैंने सुना हुआ, मुझे मैथ्स आती नहीं है उतना अच्छे से, बट हाँ मैंने सुना है कि वो मैथ्स थोड़ा सा जेई या आपके स्कूल के मैथ्स से थोड़ा सा अलग मैथ्स होता है, राइट। तो वो मैथ्स आपको अलग से पढ़नी पड़ती है। अच्छा एग्जाम है भाई, मैथ्स एग्जाम को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये भी अच्छा एग्जाम, तगड़ा एग्जाम है PRMO, और ठीक है हमारे नीतीश सर इसको पढ़ भी चुके हैं, तो एग्जाम तो तगड़ा है भाई, लेकिन सबका एक अलग अलग पोटेंशियल होता है भाई। अब मैक्सिमम बच्चों ने एक ही दिन पे दोनों पेपर देने गए थे, क्योंकि ये पेपर दोनों एक ही दिन पे था, सेम डे पे ये पेपर था। अब एक ही दिन पे यार पेपर हुआ, और ये एग्जाम पहले हुआ, ये एग्जाम बाद में हुआ, ठीक है, ये एग्जाम बाद में हुआ। मैक्सिमम बच्चों का ये एग्जाम खराब हो गया, बेटा ये तगड़ा एग्जाम है, मैक्सिमम बच्चों ने इस एग्जाम के चक्कर में इस एग्जाम को बर्बाद कर लिया। तो भाई क्यों? क्योंकि मैंने मना भी किया था कि यार तुम अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम तुम 9th में देना है, और इस एग्जाम को तुम 10th में भी दे सकते हो, तुम 11th में भी दे सकते हो, और तुम्हें देना है तो तुम 12th में भी दे सकते हो, देते रहो। तो सेक्रीफाइस करो भाई। तुम सोचते हो कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स हो गए, अपने अंदर पोटेंशियल देखो,
एक ही बार में एक ही अगर नाव चलाओगे ना तो फायदा है, ठीक है। मतलब होता नहीं कि एक ही बार में आपने अपने दोनों पैर अलग अलग नाव पे रखी हुई तो बेटा डूबने का चांस होता है। मुझे लगता है कि एक एग्जाम को पकड़ो, एनएससी जेएस को पकड़ लो, एनएससी जेएस की तैयारी करते रहो। अगर बाई चांस आपका नहीं होता है यार, आप सीखते बहुत ज्यादा हो, मेहनत करते हो तो आपको मिलता तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। एग्जाम में नहीं मिलेगा लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो बाकी चीजों को, राइट। तो आप नेक्स्ट ईयर दे देना यार पीआरएमओ, 11 दे देना पीआरएमओ, ठीक है। क्यों, मतलब एक ही साथ देना है आपको। फिर 10th में आप एनटीएससी दे देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोचो कि आपको एक ही बार में एक एग्जाम देना है, जो देना है उसको निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हैं। अब लोग गाइड भी ऐसे करते हैं कि बच्चा बोलते हैं सर 9th से ही आप पीआरएमओ एग्जाम दे दो। लोग बोलते हैं 9th से ही पीआरएमओ, बेटा 9th से पीआरएमओ ना दिलवाओ। हमें लगता है कि 9th में बच्चों को सिर्फ आईयू की जेएस दिलवाओ, यानी कि एनएससी जेएस दिलवाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो एग्जाम हो गया। तो इस पे बुक्स वगैरह इसकी स्ट्रेटजी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस एग्जाम, और मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा अच्छे से। और इस पे एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन मैं फिर से लेके आऊंगा, और पीआरएमओ के बारे में भी हर एक एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे निकाल सकते हो हम लोग वो चीज भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं भाई, मिलते हैं हम लोग अलग, कल मिलते हैं और किसी अच्छे से केमिस्ट्री टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है भाई, तो शेयर करो। और क्या करना है, इसको तुम लोग शेयर करो जितना हो पाए अपने फ्रेंड वगैरह के साथ, और उनको बताओ कि यार एनएससी जेएस एक तगड़ा एग्जाम होता है, स्कूल लेवल की चीजें पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को ऊपर उठाओ, ठीक है। जितना ज्यादा लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लेवल पे रहो, कॉम्पिटिशन करोगे, उतना आपका बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो इतना करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में, और हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, ओके। चलो, सो बाय बाय।